हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री क्या है? स्टोइक्योमेट्री एक तरीके का ग्रीक वर्ड है। स्टोइक्यो का मीन्स होता है एलिमेंट्स, ठीक है, और मेट्री का मीन्स होता है मेजरमेंट, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंटल मेजरमेंट किया जाता है वही होती है स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री में हम देखते हैं कि स्टोइक्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें आती है। स्टोइक्योमेट्री में एलिमेंटल मेजरमेंट में हम मोल्स की टर्म में मेजरमेंट करते हैं, और हम यहाँ पर क्वांटिटी की टर्म में मेजरमेंट करते हैं, वॉल्यूम की टर्म में मेजरमेंट करते हैं, यानी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनका रिलेशनशिप देखा जाता है मेजरमेंट की टर्म में, वो स्टोइक्योमेट्री होती है। तो हम स्टोइक्योमेट्री को देखें अगर यहाँ पर, तो स्टोइक्यो मीन्स हमने यहाँ पर भी बताया आपको, स्टोइक्यो मीन्स एलिमेंट्स, ठीक है, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मेजरमेंट को हम कैलकुलेशन भी कह सकते हैं, कैलकुलेशन इन अ केमिस्ट्री लैंग्वेज हम मेजरमेंट को कैलकुलेशन भी कह सकते हैं, यानी एलिमेंटल जो मेजरमेंट है, एलिमेंटल जो कैलकुलेशन है केमिकल रिएक्शन के अंदर, वही स्टोइक्योमेट्री है। तो इसकी हम अगर डेफिनेशन हम यहाँ पर देखें, द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कैलकुलेशन है एलिमेंट और कंपाउंड की जो केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट है वो स्टोइक्योमेट्री है। तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू अगर देखें, हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, A2 प्लस B2 गिव्स AB मॉलिक्यूल, ठीक है। हम यहाँ पर अब रिएक्शन को देखेंगे कि A2 प्लस B2 गिव्स AB मॉलिक्यूल। तो हमने यहाँ पर देखा कोई भी केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और प्रोडक्ट में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यानी रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेक होगा और प्रोडक्ट में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एक तरीके से हम कहें तो एटम्स का जो रीअरेंजमेंट होता है रिएक्शन के अंदर, वही क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। यानी AA के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा प्लस BB के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर हमको नया बॉन्ड मिला A और B के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, H2 प्लस Cl2। H2 प्लस Cl2 की रिएक्शन कराएंगे तो HCl मॉलिक्यूल यहाँ पर हमको मिलेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं H2 में HH बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, Cl बॉन्ड ब्रेकिंग होती है Cl2 के बीच में, तो नया हमको मॉलिक्यूल मिलता है HCl, जिसमें H और Cl के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो यही तो केमिकल रिएक्शन होती है कि रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग और प्रोडक्ट के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ये तो केमिकल रिएक्शन होगी, पर ये केमिकल रिएक्शन हमको अधूरी लग रही है कि यहाँ पर हमने लिए तो A2 मॉलिक्यूल और B2 मॉलिक्यूल और AB मॉलिक्यूल मिल रहा है हमको। यहाँ पर 2 A एटम है, 2 B एटम है, और जो प्रोडक्ट है उसमें AB ही मिल रहा है। तो इस रिएक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है? रिएक्शन को बैलेंस इसलिए करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ। जो मास है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी रिएक्शन के अंदर मास ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो कंजर्व फॉर्म में रहता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें AB के आगे, तो अब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट H2 प्लस Cl2 की रिएक्शन हम देखें तो यहाँ पर HCl के आगे भी अगर हम 2 नंबर लगा दें तो ये रिएक्शन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये नंबर क्या होता है, ये नंबर एक कोफिशिएंट है, जिसको हम आगे देखते हैं कि ये नंबर क्या चीज़ है, किस वजह से ये नंबर लगाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ये नंबर हमको अप्लाई करना पड़ता है, तभी रिएक्शन बैलेंस्ड होती है और मास कंजर्व रहता है। तो ये रिएक्शन हो गई कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। पर हम क्या देखते हैं कि कई बच्चे क्या करते हैं कि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए वो मॉलिक्यूल ही चेंज कर देते हैं। जैसे H2 प्लस O2 की रिएक्शन कराएंगे तो H2 मॉलिक्यूल हमको जहाँ पर मिलना है, वाटर मॉलिक्यूल, वहाँ पर वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ही चेंज कर देंगे, H2O नहीं H2O2 लगा देंगे। तो ऐसा नहीं करना होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में हमको मॉलिक्यूल चेंज नहीं करना होता है, ओनली उसके एटम्स को सेटिस्फाई करने के लिए मॉलिक्यूल या एटम्स के आगे हमको एक नंबर लगाना होता है, जिससे रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस होने के बाद ही हम स्टोइक्योमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, रिएक्शन लेते हैं H2 प्लस O2 गिव्स वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो हम यहाँ पर देखेंगे 2H एटम्स है, यानी एक H2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल बन गया प्रोडक्ट में, ठीक है।
पर अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है और रिएक्टेंट में O2 मॉलिक्यूल यानी 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो इसको हमें सेटिस्फाई करना है रिएक्शन को, तो हम क्या करेंगे, O2 मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट है उसके आगे अगर हम हाफ लगा दें तो अब रिएक्शन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। पर हम ये देखेंगे, हमने रिएक्शन में जो पिछला वीडियो लेक्चर है उस मोल कॉन्सेप्ट, उसमें हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स जो वीडियो है उसमें हमने देखा था कि यहाँ पर अगर हम 2H2 लगा दें प्लस O2 लिखें हम यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देखेंगे रिएक्शन 2H2O, यहाँ पर 2H2O प्रोडक्ट मिलेगा हमको। तो इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, यानी 2H2 मॉलिक्यूल जो रिएक्टर में प्रेजेंट है उसके आगे हम लगा देंगे तो रिएक्शन फुल्ली सेटिस्फाई हो जाएगी 2H2O। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल अमोनिया वाला ले लेते हैं। N2 प्लस H2 गिव्स अमोनिया NH3। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं N2 यानी 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है और H2 यानी 2 H2 एटम प्रेजेंट है और प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो एक ही नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है और 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो हम इसको कैसे बैलेंस करें, इसको हम कैसे सेटिस्फाई करें, तो हम पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं कि यहाँ पर 2N2 प्रेजेंट है और 3 हाइड्रोजन उसमें प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम पहले क्या देखते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करने का एक रूल होता है। रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए पहले हम जो मेटल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं रिएक्शन में उनको बैलेंस करते हैं, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उसके बाद हम नॉन मेटलॉइड्स को बैलेंस करते हैं, नॉन मेटलॉइड प्रेजेंट नहीं है तो उसके बाद हम हाइड्रोजन इनको बैलेंस करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं N2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट में 2 नंबर लगा दें अमोनिया के आगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, पर यहाँ पे हाइड्रोजन हम देखेंगे तो ये 6 हाइड्रोजन हो गए एटम में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट है उसमें H2 के आगे अगर हम 3 लगा दें तो यहाँ पर देखेंगे हम रिएक्टेंट में 3 × 2 यानी 6 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और प्रोडक्ट में भी हम देखेंगे 3 × 2 यानी 6 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, यानी अब ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, तो हमको पहले अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ रिएक्शन को पहले क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, तभी हम आगे स्टोइकियोमेट्री को अप्लाई करके देख सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्री कैसे लगाई जाती है और उसमें क्या होता है। तो अब हम स्टोइकियोमेट्री को देखते हैं कि स्टोइकियोमेट्री होती क्या है एक्चुअल में। तो रिएक्शन में जो यहाँ पर N2 + 3H2 और 2NH3 है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं लगा है, मतलब 1 मान के चलते हैं, और H2 मॉलिक्यूल के आगे 3 कोफिशिएंट लगा है और जो प्रोडक्ट में अमोनिया है उसके आगे 2 लगा है। तो ये क्या नंबर, ये नंबर है क्या चीज़, इन नंबर को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इन नंबर को हम बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो हम दोबारा से N2 + H2 गिव्स अमोनिया वाली रिएक्शन को लेके आपको पूरी तरीके से स्टोइकियोमेट्री समझाते हैं, उसमें क्या कैलकुलेशन होती है। तो हम रिएक्शन ले लेते हैं N2 + H2 गिव्स NH3, उसको बैलेंस करते हुए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस रिएक्शन में देखेंगे कि यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 और प्रोडक्ट में 2। यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 के प्रेजेंट है, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 प्रेजेंट है। ठीक है, और 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और कितने मॉलिक्यूल अमोनिया के दे रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन और 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अगर इसको हम डबल कर दें, मान लें अगर हम कि यहाँ पर अगर हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया लिए, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया ले लिए, तो हमको कितने हाइड्रोजन, कितने H2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, हमको यहाँ पर हमको जस्ट डबल लेना पड़ेगा, यानी 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2 लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन और 6 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ
अमोनिया। तो ये हमने जिस रेशो में हम रिएक्टेंट्स को डबल कर रहे हैं उसी रेशो में प्रोडक्ट भी हमको डबल क्वांटिटी में मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें कि अवोगाद्रो नंबर के बराबर यहाँ पर अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अवोगाद्रो नंबर को हम Na से डिनोट करते हैं। हम यहाँ पे मानते हैं कि Na मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के प्रेजेंट है तो 3Na मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल के प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि Na मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के प्रेजेंट है तो 3Na मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के प्रेजेंट होंगे H2 मॉलिक्यूल के। ठीक है, तो इनकी रिएक्शन से कितने मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया मिलेंगे हमको? यहाँ पर 2Na मॉलिक्यूल ऑफ NH3 हमको यहाँ पर मिलेगा। तो आप ये जानती हैं कि मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमने देखा था कि अवोगाद्रो नंबर क्या होता है, अवोगाद्रो नंबर मोल्स के इक्वल होता है, यानी अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 जो अवोगाद्रो नंबर है वो 1 मोल के इक्वल होता है। तो हम 1 मोल ऑफ N2 और यहाँ पर हम देखें 3 मोल्स ऑफ H2 gives 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो इन सब रिएक्शंस में हमने देखा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 और 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 की रिएक्शन कराएंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल देख लिया, हम उसको डबल कर देंगे हम रिएक्टेंट के रेशो को तो प्रोडक्ट का रेशो भी डबल हो जाएगा। अवोगाद्रो नंबर के टर्म में हम देखें तो Na अवोगाद्रो नंबर N2 के लिए हमने और 3Na H2 के लिए तो 2Na ऑफ अमोनिया गिवन है। ठीक है, और अगर हम इसको अवोगाद्रो नंबर इक्वल टू मोल्स होते हैं तो 1 मोल इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर है तो 1 मोल ऑफ N2 प्लस 3 मोल ऑफ H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया यहाँ पर हमको मिलता है। ठीक है, तो हम इस रिएक्शन को तो हम इस रिएक्शन में देखते हैं कि जो ये कोफिशिएंट लगे हैं इसको हम मोल के टर्म में देखते हैं। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि मोल्स क्या होते हैं, मोल्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, मोल्स में क्या क्या फॉर्मूले से होते हैं वो हमने देखे थे। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि मोल इक्वल टू हमने 3 फॉर्मूले निकाले थे वहाँ पर। उन तीनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री में कैलकुलेशन करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। ठीक है, तो हम वो तीनों फॉर्मूले देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं मोल इक्वल टू। ठीक है, हमने मोल कैलकुलेट करने के लिए 3 फॉर्मूले देखे थे। फर्स्ट फॉर्मूला N यानी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्वांटिटी अपॉन अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला हमने देखा था मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला हमने देखा था N इक्वल टू यानी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर। तो इन तीनों फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन तीनों फॉर्मूलों की हेल्प से हम स्टोइकियोमेट्री में कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो हम देखते हैं। हम एग्जाम्पल लेकर इस स्टोइकियोमेट्री की कैलकुलेशन को देखेंगे। तो हम एग्जाम्पल वही अमोनिया वाली रिएक्शन का अगर लें तो हम यहाँ पर देखेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल अगर हम देखें तो हम यहाँ पर देखेंगे जो कोफिशिएंट लग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है हम यहाँ पर मोल्स लिखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल और 3 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये मोल्स की टर्म में हो गया। और अगर हमें अब क्वांटिटी की टर्म में देखना है, क्वांटिटी की टर्म में कितनी N2 और H2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करके अमोनिया देंगे यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि हमने क्वांटिटी की टर्म में फॉर्मूला देखा है N इंटू अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, तो N कितना है, नंबर ऑफ मोल्स को अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी N2 की। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्वांटिटी की टर्म में यानी 1 इंटू अवोगाद्रो नंबर मीन्स 1 Na मॉलिक्यूल प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, 1 Na मॉलिक्यूल। और यहाँ पर हम देखेंगे 3 इंटू अवोगाद्रो नंबर मीन्स 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 के हैं जो रिएक्शन करके N2 से कितने मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया यहाँ पर देंगे 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया यहाँ पर हमको मिलेंगे। ये तो हो गया मोल्स की टर्म में और देन क्वांटिटी की टर्म में। नेक्स्ट हमने फॉर्मूला देखा था N इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी मास की टर्म में हम यहाँ देखें तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मास इक्वल टू विल बी N इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो N कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पर 1 और इंटू मॉलिक्यूलर वेट से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको यहाँ पर मास ऑफ N2 कैलकुलेट होके आएगा। तो 1 इंटू एक नाइट्रोजन का 14 होता है तो मॉलिक्यूल है तो 28
ठीक है, यानी 28 ग्राम N2 रिएक्शन करेगा। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 प्रेजेंट है? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, यानी 3 मोल्स ऑफ H2 प्रेजेंट है एक्चुअली में। तो 3 मोल्स ऑफ H2 प्रेजेंट है, तो आप जानते हैं कि जो H2 होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 2 होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 इंटू हम 2 करें तो यहाँ पर 6 ग्राम ऑफ H2 प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ, यानी जितना हमने रिएक्टेंट लिया है उतना ही ऐड होके हमको उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा, यानी जितना टोटल रिएक्टेंट है उतना ही हमको प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा। तो हम इनको ऐड कर दें यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम देखेंगे कितने मोल्स ऑफ अमोनिया प्रेजेंट है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रेजेंट है। तो 2 इंटू उसका मॉलिक्यूलर वेट हम यहाँ पर करें, 2 इंटू अगर हम यहाँ पे 17 करें, क्योंकि अमोनिया मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट है 17, तो हमको यहाँ पर 34 ग्राम अमोनिया यहाँ पर मिलेगा। तो हम देखें यहाँ पर 28 प्लस 6 ग्राम हम करेंगे यहाँ पर, तो 34 ग्राम ऑफ अमोनिया हमको यहाँ पर मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास लो ये सेटिस्फाई होगा। पर हम यहाँ पर देखेंगे जब हम मास कैलकुलेट कर रहे हैं इस रिएक्शन में तभी हम प्लस का साइन लगाएंगे, अदरवाइज हम क्वांटिटी और मोल्स में प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 मोल्स ऑफ और 3 मोल्स को हम ऐड करेंगे तो 2 मोल्स थोड़ी अमोनिया मिलेगा। मोल्स का कॉन्सेप्ट अलग होता है, क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट अलग होता है, पर जो मास होता है मास तो ऐड होता है मास कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गई इसकी क्वांटिटी की बात, मास की बात। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्यूम के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ N2 और कितना वॉल्यूम ऑफ N2 और कितना वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्शन करके कितना वॉल्यूम ऑफ अमोनिया यहाँ पर देगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं कि N इक्वल टू होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखें वॉल्यूम V इक्वल टू कितना होगा N इंटू 22.4 लीटर, यानी कितने मोल प्रेजेंट है N2 के? 1 मोल, यानी 22.4 लीटर N2 रिएक्शन करेगा। और कितने H2 से रिएक्शन करेगा यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर कितने मोल्स ऑफ H2 प्रेजेंट है? 3, तो 3 इंटू 22.4 लीटर मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे 67.2 लीटर ऑफ H2, यानी 22.4 लीटर ऑफ N2 और 67.2 लीटर ऑफ H2 रिएक्शन करके यहाँ पर 2 इंटू 22.4 लीटर अमोनिया मीन्स यहाँ पर 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया यहाँ पर देंगे। तो हमने रिएक्शन में देखा 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन और 67.2 लीटर ऑफ H2 रिएक्शन करके 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, हमने ये रिएक्शन में हमने देखा किस किस टर्म में, मोल्स की टर्म में देख लिया, क्वांटिटी की टर्म में देख लिया, मास की टर्म में देख लिया, और हमने यहाँ पर वॉल्यूम की टर्म में इनको स्टोइकियोमेट्री देख ली हमने कि कैसे स्टोइकियोमेट्री अप्लाई की जाती है। आज की वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि स्टोइकियोमेट्री कैसे अप्लाई की जाती है। कोई भी रिएक्शन लेकर उसको पहले बैलेंस किया जाता है, रिएक्शन बैलेंस होने के बाद में उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। उसके बाद उसमें हम देखते हैं कि क्वांटिटी की टर्म में अगर हमको कैलकुलेशन करनी है तो कैसे करेंगे, मास की टर्म में हमें कैलकुलेशन करनी है तो कैसे करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि वॉल्यूम की टर्म में अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो कैसे करेंगे। तो ये हमने 3-4 तरीके के फॉर्मूले देख लिए कि कैसे हमको स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेट करनी होती है। तो स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेट करने के फॉर्मूले के बाद में हमको स्टोइकियोमेट्री को कैसे करना है ये उसको हम इसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उस पर कैसे स्टोइकियोमेट्री को अप्लाई किया जाता है। तो ये हम अब नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।